चीज को। खैर बढ़े आगे और अब सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये दोनों दो छोर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव इस बार चुनाव की शुरुआत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो बार बार दर्द देता है बीजेपी को, लेकिन क्या वो दर्द कम हो रहा है? क्योंकि अब तो किसानों का आंदोलन भी स्थगित है और किसानों की जो मांग थी उसमें से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की वो मांग अब मान ली गई है। इसके बाद क्या किसान खुश हैं? क्या अब किसान जो हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? बम्पर वोटिंग जैसे जाटों ने उस वक्त किया था बीजेपी के पक्ष में, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो हैं इस बार भी देंगे वोट बीजेपी को? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ जब आंकड़ों की ओर हम लोग बढ़ रहे थे तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जरा फटाफट स्क्रीन पर ले आइए, उसको देख लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 46 से 48 सीटें, समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटें, लगभग डबल। बसपा 6 से 8, कांग्रेस यहां पिछड़ती हुई 2 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी और दोनों के बीच जबरदस्त अंतर। लेकिन अगर आप हमारे पिछले उसको अगर याद करें, जो हमने पिछला जो सर्वे आपके सामने रखा था, मैं ज़रा लेके आना चाहता हूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं टोटल, 136 सीट्स, और पिछली बार बीजेपी को जो सीटें आई थी वो 37 से 38 सीटें आ रही थीं, जिसमें इस बार लगभग 10 सीटों की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और 136 सीटें टोटल है उसमें। और समाजवादी पार्टी को 82 से 84 सीटें आ रही थीं, जो समाजवादी पार्टी की सीटें कम होकर के और बीजेपी में बढ़ी हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसी पे भी हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस को उस समय 5 से 7 सीटें थीं जो कम हुई हैं और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। बसपा को भी 5 से 7 सीटें थीं जो इस बार 6 से 8 सीटें हैं। बसपा के खाते में 1 सीट का इजाफा दिखाई दे रहा है। अब सीधा अब डिस्कशन के लिए इस पैनल को ओपन करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अमलेंदु जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, फिर हरप्रीत जी आपसे भी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के आंदोलन को लेकर के भी, लेकिन यहां बीजेपी लगभग 10 सीटों से गेन करती हुई दिखाई दे रही है, पिछले और 10 सीटों से लगभग पिछड़ती हुई, अगर पिछले आंकड़े आप लोगों को याद हो जो मैं भी बता रहा था। लेकिन फिर भी दोनों के बीच, समाजवादी पार्टी और सपा के बीच में जबरदस्त अंतर है, जो अंतर मध्य भाग से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों में बरकरार दिखाई दे रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि अंतर और बढ़ सकता था अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे हुए उसमें अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने थोड़ा और ज्यादा जो थी वो होमवर्क किया होता। जैसे कुछ एक टिकट जो घोषित हुई उनका बड़ा खराब इम्पैक्ट पड़ा, मुझे लगता है उसका भी असर जो है इन पे शायद पड़ रहा होगा परिणामों पे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जैसे सब जगह खराब है, ऐसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खराब है और यहाँ कुछ ज्यादा ही खराब है। वो इसलिए कि जो किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव यहाँ रहा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिस तरीके से जातियों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की वो उसको उल्टा असर करने लगा, तो ये भी इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुल मिला के नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा एक जो शहरी सीटें हैं वहाँ शायद उनका प्रभाव कुछ थोड़ा हो सकता है बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, खासतौर से चूंकि यहाँ नोएडा, दादरी ये सीटें भी इसमें लगती हैं, गाजियाबाद भी लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा, तो ये शहरी सीटें चूंकि यहाँ ज्यादा हैं तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा प्रभाव शहरी सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतलब उतना नुकसान नहीं दिख रहा हो जो लोग सोच रहे थे कि मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि जो शहरी सीटें हैं, विजय जी इसको ठीक से बता पाएंगे कि जो शहरी सीटें वो शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो इज्जत बचाने वाली बात कही जा सकती है वो शायद काम कर रही है। और यहाँ भी अगर कांग्रेस कायदे से अगर लड़ गई यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शहरी सीटों पे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी दिक्कतें जो है आ सकती हैं। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, चुनाव खुल चुका है तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या कहेंगे हरप्रीत सिंह जी? देखिए, अमलेंदु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो शहरी सीटें हैं उसमें बीजेपी को एज है। और क्योंकि ऐसे लगता था जब किसान आंदोलन चल रहा था कि बिल्कुल सफाया हो जाएगा, पर किसी ने ये आकलन उस समय नहीं किया होगा कि इसमें शहरी सीटें कितनी आती हैं। इसमें जो शहर की सीटें हैं वो डेफिनेटली बीजेपी को उसमें फायदा है
ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, जो गांव देहात की जो सीटें हैं, मथुरा और इस साइड की जो सीटें हैं, उसमें जरूर इनको लोकदल और समाजवादी पार्टी को फायदा रहेगा। और मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा मेरे को लगता है जो सीट दिखा रहे हैं उससे कुछ कमी होगी बीजेपी की, ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। आप कह रहे हैं कि 10 सीटें बढ़ी हुई आ रही हैं इस समय, मैं नहीं समझता कि बढ़ेंगी, कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। हाँ, शहरी सीटों पे फायदा रहेगा, ये बात बिल्कुल मैं मानता बिल्कुल। शहरी सीट कई हैं जिसमें फायदा दिखाई दे रहा है। और खासकर गौतम बुद्ध नगर से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की जो 3 सीटें हैं वहां भी जो खुद नोएडा की सीट जो है वहां राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं पंकज सिंह, और बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। तो ऐसी जेवर सीट है, दादरी है, ये सीटों पे भी जो गणित है वो थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत साफ बता रहा हूं। तो शहरी सीट के बारे में जो अमलेंदु जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। प्रशांत टंडन जी, आप क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा लोग इनकी मतलब खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजरें हैं। 136 सीटें, और 136 में से जो आंकड़े हैं एक बार फिर से ले आइए सामने, जो आंकड़े हैं वो थोड़ा इजाफा दिखाई दे रहा है। और खासकर बीजेपी में 10 सीटों का लगभग इजाफा पिछले हमारा जो ओपिनियन पोल था उसमें और अभी में जो अंतर है, बीजेपी यहां गेन करती हुई दिखाई दे रही है। 46 से 48 सीटें बीजेपी को और 76 से 78 सीट समाजवादी पार्टी को। जी राजीव जी, अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप देखिए, और बीजेपी की पॉलिटिक्स जो कि हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण पर आधारित है, उसका सबसे ज्यादा जो असर किसी राज्य पे पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो पोलराइजेशन का असर बिहार में नहीं है क्योंकि मिक्स नतीजे आते हैं। वो मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दिया क्योंकि चुनाव में तो हार गए थे, सरकार तो वैसे कैसे बनाई है हम सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा असर दिखाई देता है। और जिस इलाके की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये इलाके तो बीजेपी के जो ध्रुवीकरण के लैब्स जो थे उसके इलाके हैं। आज भी देखिए कि वो अमित शाह जो है वो कैराना ही गए हुए हैं, मुजफ्फरनगर और कैराना में से एक लैब में वो आज गए हुए हैं, और लगातार वो कैराना की बात को योगी आदित्यनाथ भी उठा रहे हैं। इसका कितना असर इलेक्शन के रिजल्ट पे होगा हम 10 तारीख को देखेंगे। 2-3 चीजें वहां काम कर रही हैं जो फर्क दिखाई दे रहा है आपको। उत्तर प्रदेश देखिए 2017 से अब का उत्तर प्रदेश बहुत फर्क है, और 2019 के लोकसभा के चुनाव से भी फर्क है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में 21% वोट शेयर कम हुआ बीजेपी का, महाराष्ट्र में 9.5% कम हुआ, झारखंड में 20% कम हुआ, दिल्ली में 18% कम हुआ, बंगाल का चुनाव हारे, तमिलनाडु से उनका पार्टनर हार गए। मतलब उस 2019 के बाद लगातार बीजेपी को असफलताएं मिली हैं, असम की रिटेन करने के अलावा। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारे फैक्टर, एक कुछ नया कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो हमको 10 तारीख को ही दिखाई देगा, जो मैंने महसूस किया जितना मैं गया और देखा। एक तो हिंदू मुस्लिम कार्ड से ज्यादा असर बीजेपी के पक्ष में जो जा रहा है, वो ये जो फ्री राशन और फ्री, उसका एक असर जरूर वहां पे दिखाई दे रहा है, जो कि हिंदू मुस्लिम से ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी के हक में कोई चीज जो काम कर रही है, वो जो डायरेक्ट असिस्टेंस और कैश ट्रांसफर हो रहा है, उसका असर गांवों में दिखाई देता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और फैक्टर काम आएगा, क्योंकि टिकट की स्थिति हम लोग इस आकलन में नहीं करते हैं। कोई 22 से 24 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी भी होंगी जिसमें कि तीनों दल के यानी बीजेपी के अलावा जो प्रमुख दल होंगे उनके उम्मीदवार मुसलमान होंगे। ऐसी सीटें 20 से ऊपर होंगी।
वहां जो वोट कटेगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, कितना वोट कटता है, या टैक्टिकल वोटिंग होती है, ये 10 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। ओवैसी साहब का फैक्टर आपने शुरुआत में चर्चा की, उसकी भी टेस्टिंग यही होनी है। पिछली बार 36 जगह से चुनाव लड़े थे, एक को छोड़ के सब जगह जमानत जब्त हुई थी। इस बार भी कमोबेश स्थिति वैसी ही रहने वाली है, लेकिन कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। एक और वाइल्ड कार्ड जो उत्तर प्रदेश में सर्वे में शायद रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो दिखाई देगा कि महिला वोटर कैसे वोट करती हैं। क्योंकि अगर ये कार्ड चलता है और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, तो फिर उसका एक नया असर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। किसान आंदोलन का असर यहाँ पे रहेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आपके प्रोग्राम में कई बार करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं अगर किसान आंदोलन का असर हुआ तो ये सीटें कम होंगी बीजेपी की। और एक बात का हम लोग ध्यान ये भी रखें कि इसी में एक रीजन और है जिसको अगर हम पश्चिमी मान लें, वो है लखीमपुर खीरी रीजन। और वहाँ पे जो पिछले दिनों हादसा हुआ और उसमें किसान मारे गए और जीप से रौंद दिए गए, वो एक इशू है। उसमें से 36-37 सीटों में 32, 27, 28 सीटें बीजेपी के पास गई थी। वहां उनको नुकसान होगा इस बार। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जितनी आप सीटें दिखा रहे हैं, अगर बीजेपी रिटेन कर रही है या बीजेपी बढ़ रही है, उसका एक कारण जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो राशन है, वो सब हो रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है। हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना काम कर रहा है, वो मुझे उसमें कमी दिखाई दी है जितनी बार मैं गया हूं। जयशंकर जी, आपकी प्रतिक्रिया भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण पार्ट इस चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन पूरा का पूरा, और खासकर आरएलडी के दम पर यहाँ समाजवादी पार्टी, और दोनों के लिए आरएलडी के पास आप याद कीजिए पिछली दफा मात्र 1 सीट आई थी, वो भी बाद में बीजेपी में चले गए थे। विधायक महोदय। नहीं, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है जो मैंने कहा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक लहर चल रही है, जिस ढंग की चल रही है, सिनारियो बन रहा है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बल्कि जो हाल तक हम लोगों को जो सूचना मिल रही थी उसमें तो यही था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। क्यों, अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही इलाकों में। एक भाजपा के उम्मीदवार हैं सैनी जी, उनके चुनाव क्षेत्र में जब वो गए अपने सैनी समाज के लोगों के बीच में, तो उनके लोगों ने उनको भगा दिया, वहाँ से खदेड़ दिया। दूसरी घटना हुई मथुरा में अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भाजपा के जो उम्मीदवार गुजर बहुल गांव में गए, वहाँ गुजर किसानों ने उनको दौड़ा करके भगा दिया वहाँ से। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मतलब कि गुस्सा कितना ज़्यादा है कि गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं लोग, किसान लोग या दूसरे तबके के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा है। अब उस गुस्से की परिणति किस रूप में दिखाई देती है, मुझे लगता है कि अगर वो चलेगा तो फिर काफ़ी। और टिकटों का बंटवारा तो दोनों तरफ से वैसे ही हुआ है, मतलब इधर से भी जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के टिकटों में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। अब आप देखिए, गुजर समाज जो है, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गुजर समाज है, वो हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी एक बड़ी गलती जो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया कि जो गुजरों के सम्राट माने जाते हैं महाराजा मीर भोज, उनका स्टैच्यू बना के उनको राजपूत डिक्लेयर कर दिया। इसको लेकर के पूरे गुजर समाज में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है कि कहीं ना कहीं वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संभावनाओं पे भारी पड़ने की उम्मीद दिखाया रहा है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत तपे तपाए नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनके बारे में कहा था कि स्कूटर पे चल करके वो पार्टी को खड़ा करने का काम उन्होंने किया था पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। उनका टिकट काट करके दिया किसको, एक कमल दत्त शर्मा जी हैं,
जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी कुछ दिनों पहले एक होटल में किसी और की पत्नी के साथ रंगरेलियां मना रहे थे और उस महिला के पति वहां पहुंच गए। उन्होंने उनको पकड़ लिया रंगे हाथ और फिर साबित कराने के लिए कि वो सही हैं, अपनी पत्नी को उनसे, कमल दत्त शर्मा जी से चांटे मरवाए, अगर कोई रिश्ता नहीं है ऐसा बताने के लिए। ये वीडियो पूरा वायरल हुआ पूरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, वो ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो दूसरे की बीवियों को लेकर के होटल में पकड़े जाते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट दिया है। इसी तरह से मतलब टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो दोनों तरफ से ऐसे ही हुआ है। दूसरा जो है किसानों को लेकर के, किसान मतलब संजीव बालियान जी पिछले दिनों गए थे वहाँ पे, सिसौली गांव में गए थे, नरेश टिकैत जी से मुलाकात हुई थी उनकी। नरेश टिकैत जी ने पहले कहा था कि हमारा किसानों का समर्थन समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन बाद में जब ये गए तो उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद है। अब उसको उन्होंने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं उनको तो बदल गए, नरेश टिकैत का मूड बदल गया, उन्होंने तो भाजपा को अभयदान दे दिया या आशीर्वाद या फिर बाद में नरेश टिकैत को साफ करना पड़ा कि उन्होंने हमसे आशीर्वाद मांगा, हमने उनको आशीर्वाद दिया, समर्थन का कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो किसानों की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों वैसे ही पड़ी हुई हैं। जो गन्ना विकास मंत्री हैं सुरेश राणा, वो अपने इलाके में नहीं जा पा रहे हैं, गन्ना किसान दौड़ा ले रहे हैं, क्योंकि योगी जी उनके विज्ञापन तो कहते हैं कि गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान हो गया, लेकिन किसानों के हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है। तो जो रियलिटी है, ज़मीनी हकीकत है, अब चूंकि दिल्ली से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके बहुत करीब हैं, तो लोग सच्चाई को समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं से सारे आंकड़े निकल कर आ जाते हैं। और वो किसानों के बीच में आप अपने विज्ञापनों से अगर समझाना चाहेंगे तो नहीं बात बन पाएगी। इसी तरह से जैसे मैंने कहा पंजाब के मामले को लेकर के कि जो किसान आंदोलन जब ख़त्म कराया गया तो किसानों से जो वायदे हुए, भारत सरकार के प्रतिनिधि ने जो समझौता पत्र भेजा जिसके आधार पर किसान सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर का बॉर्डर हो या और इलाकों से खाली करके गए, उसमें से रत्ती भर पर भी अमल नहीं हुआ। वो अफसर भी गायब है। सरकारें जो है कुछ बता नहीं पा रही हैं कि किसी किसान को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसानों पर से मुकदमे हटेंगे कि नहीं हटेंगे। तो वो इशू ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। और नहीं तो और जो घाव पे नमक छिड़कने वाली बात है, घाव तो गंभीर होता ही है, घाव तो दर्द देता है, लेकिन घाव पे अगर आप नमक छिड़क देते हैं कि लखीमपुर खीरी में जहाँ पे किसानों को मोटर कार से रौंद के मार डाला गया, उसमें हमारा एक पत्रकार साथी भी कार से ही रौंद कर मरा था, ये बात भी साबित हो गई है। उस घटना के लिए, उस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार आदमी अभी भी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं, अजय मिश्र टेनी जी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो जो किसान आंदोलन की जो पिछले दिनों बैठक हुई है उसमें तो शायद ये तय किया उन लोगों ने कि हम लोग लखीमपुर खीरी से वहाँ मोर्चा लगाएंगे, फिर से वहाँ मोर्चा शुरू करेंगे। तो अगर इस तरह की बातें उठेंगी तो कहीं ना कहीं ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। और एक बात जो अभी प्रशांत कह रहे थे, जो हिंदू मुसलमान जो पोलराइजेशन की बात, ये तो 2013 में जो किया था मुजफ्फरनगर में दंगे के साथ जिस ढंग से, तो उसकी सफाई बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में राकेश टिकैत ने सिसौली की जो पंचायत हुई थी उसमें कहा था कि हमसे दंगे करवाए गए थे और इस बार दंगे हम नहीं होने देंगे। और हिंदू हो सकता है कि चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या भी कराने की कोशिश की जाए। मतलब किसानों को आपने क्या समझा, कभी खालिस्तानी बता दिया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बता दिया, जितनी गालियां हो सकती थी वो सारे अपने किसान भाइयों को आपने दी। तब उस समय आपने नहीं सोचा था कि साहब इन्हीं किसानों के पास हम कटोरा लेकर के जाएंगे कि भाई हमको वोट दे दीजिए, एक बार फिर से हमारी सरकार बनवा दीजिए। और अमित शाह जी ने जो आज काम किया है कैराना में जा कर के, मैंने कैराना को इशू इन लोगों ने बनाया था कि साहब वहाँ पे हिंदू जो व्यापारी हैं उनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, अपने ज़मीन बेच करके, घर बेच करके, नीलाम करके भागना पड़ रहा है, उनकी इतना बड़ा आतंक है। भाई 5 साल आपकी सरकार रही यार, 5 साल में आप इस ढंग से नहीं तैयार कोई ऐसा काम कर सके वहाँ पर कि वहाँ हिंदुओं में ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ सके, बन सके। आज भी जाकर के आपको उसी बात को रोना पड़ रहा है, उसी का रोना रो रहे हैं जाकर के आप। इसका मतलब कि आपकी पूरी सरकार निकम्मी थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार विज्ञापनों में भले दिखाई दे, लेकिन हिंदुओं का आत्मबल भी बढ़ाने में वो नाकाम रही है। और सच बात तो ये है कि बाकी सारे बहुत सारे चैनलों पे जो खबरें आई दिखाई कैराना के बारे में, कैराना के लोगों ने कहा कि नहीं साहब इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं था। गुंडों का आतंक रहा कभी किसी ज़माने में, लेकिन वो सबके लिए था, चाहे वो हिंदू के लिए रहा हो चाहे मुसलमान के लिए हो।
जो रंगदारी लेते थे या जिस ढंग से करते थे वो लोग कभी किसी ज़माने में, उसमें कहीं ऐसा हिंदू और मुसलमान का खेल नहीं होता था जी। और लोग, बहुत सारे लोग तो जो वहाँ गए अपना घर बंद करके, दुकान बंद करके अपने बिजनेस व्यापार का विस्तार करने के लिए दिल्ली गए, तो अब उनको भी आपने जोड़ दिया कि साहब इन्होंने पलायन कर रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो ये सारे नारे जो हैं अब वो चलने वाले नहीं हैं। दूसरा है कि बहुत सारी कोशिशें आपने की, हरिद्वार में धर्म संसदें लगवाई, गाली गलौज किया, सब कुछ किया, मार पिटाई की, कहीं पकड़ करके किसी को पीट दिया, कहीं किसी के थैले में आपको गोमांस दिखाई दे गया, ये सारी घटनाएं किया। लेकिन नमाज पढ़ने से रोका, सार्वजनिक स्थलों पे भगवती जागरण होगा लेकिन नमाज नहीं हो सकती है। तो इस सब के बावजूद जो अल्पसंख्यक तबका है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो उत्तेजित नहीं हो रहा है। आप जितना उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो प्रोवोक नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी हार आपके लिए वो बन रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर यानी ओबीसी, मुस्लिम मतलब अल्पसंख्यक, कुछ कहीं कहीं सिख लोग भी हैं वहाँ पर, ये और दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा, चूँकि बहुजन समाज पार्टी हमारे ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत आगे बढ़ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हाथरस की बेटी का किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाथरस की बेटी को जिस ढंग से बलात्कार किया लोगों ने, बलात्कार करने के बाद आधी रात में केरासिन तेल डाल करके उसकी लाश जलाई गई थी, उसको दलित वहाँ का भूलने वाला नहीं है। तो वो अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ ही जाएगा। अब रहा सवाल कांग्रेस का, देखिए सही बात है, उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। हमको जो सूचना है उसके हिसाब से तो 59% हो गया है। हो सकता है कि अगर महिलाओं का कोई रुझान बढ़े, कोई ढंग से बात हो, लेकिन अब चूंकि मैंने पहले से ही कहा था कि कांग्रेस इस मामले में जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा तो बहुत बढ़िया गढ़ दिया, लेकिन अगर उसी नारे को उन्होंने पंजाब में भी गढ़ा होता, उसी नारे को उन्होंने उत्तराखंड में भी दिखाया होता, उसी को गोवा में और ये मणिपुर में भी किया होता, तो उसका सूरत कुछ और होती, कुछ और तस्वीर उभर करके आती। अब प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये देखने वाली बात हो सकती है। जी बिल्कुल। प्रियंका अगर चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस की जो सूरत होगी, यानी वहाँ उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, ये तब हम जानेंगे समझेंगे। आज की तारीख में जब हमने ये ओपिनियन पोल किया है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो रही थी और इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अगला जो 7 तारीख को हमारा ओपिनियन पोल आएगा वो शायद कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद का और पहले दूसरे चरणों और तीसरे चरण तक की बहुत सारी चीज़ें, जो तस्वीर है वो बिल्कुल सामने होगी, तो शायद और भी सटीक हम ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो आखिरी पार्ट है